स्ट्रेट ड्राइव बाय डीके। विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रहित में चलता है, राष्ट्रहित समाज हित। जो एक सनातन हिंदू परिवार में पैदा हुआ है वो विश्व हिंदू परिषद का एक सदस्य ही। बेसिकली एक अकेली हमारी ऐसी यूटी स्टेट है, वाले स्टेट थी जहां पर हिंदूज बेसिकली माइनॉरिटी में, क्योंकि वो 70% के आसपास हैं, हिंदू समाज 25-30% के आसपास है। जैसा उनको बड़े भाई का रोल निभाना चाहिए वैसा वो नहीं निभा रहे हैं। लेकिन सुरक्षित है ऐसे में जम्मू में, आप मानते हैं जम्मू कश्मीर में इनको दवाई बेच रहा है और क्योंकि वो कश्मीरी हिंदू है तो इस करके उसको गोली मार दी जाती है। मुझे अफसोस है कि अगर आप कहें कि अगर मैं हिंदू मुस्लिम उस पर डिवाइड करूं तो किसी मुस्लिम तंजीम ने उसकी भत्सा नहीं की। जो हिंदू संगठन है वो लगातार समाज से कहते हैं कि परिवारों को छोटा मत करिए, परिवारों को बढ़ाइए। कि जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसको अगर हमने मेंटेन रखना है तो पर कपल 2.1 चिल्ड्रन एवरेज होना चाहिए। 2 से ज्यादा ही। एक पर्टिकुलर रीजन के टूरिज्म प्रमोशन की बात कर रही है ये सरकार, ठीक है। जम्मू के लोगों में थोड़ा रोष बढ़ रहा है। तो लगता है कि सही समय है स्टेट। मुझे फर्क समझ में नहीं आ रहा यूपी और स्टेट में फर्क वापस आने का। जब इलेक्टेड गवर्नमेंट है, एमएलए आपके बन गए हैं, यूथ को अपनी बेसिक कल्चर और संस्कृति से थोड़ा थोड़ा दूर कर देता है क्योंकि वो टाइम मैनेजमेंट हो नहीं पाती। हिंदू समाज या हमारा जो एक मूल मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः का है, विश्व के कल्याण का है, हम सबके कल्याण की बात करते हैं। राजेश जी, हमारा ये कार्यक्रम स्ट्रेट ड्राइव है। हम कोशिश करते हैं कि सीधे सवाल पूछे जाएं और सीधे जवाब मिले ताकि जनता तक कोई भी नेता है या अधिकारी है उसकी बात सीधे पहुंचे। तो सबसे पहले तो आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख विश्व हिंदू परिषद के प्रधान बनने पर, अध्यक्ष बनने पर बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। धन्यवाद। और आपके सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत मेरा नमस्कार और यथोचित शुभकामनाएं। सबसे पहले तो विश्व हिंदू परिषद का काम करने का क्या तरीका रहता है, जरा इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें। देखिए, विश्व हिंदू परिषद समाज में सनातन संस्कृति का एक पुनरुत्थान मैं ये कहूंगा कि वो कार्य करने में लगी और हम बिल्कुल बेसिक काम कर रहे हैं कि सभी परिवारों में, समाज के सभी अंगों में एक सामंजस्य भी बने और जो हमारी सनातन परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज हैं और जो हमारे वेद पुराणों में जीवन की एक शैली बताई गई है, उसको लेकर के बड़े सात्विक और सादा और अच्छे तरीके से जीवन यापन किया जाए। उच्च जिसको कहते हैं कि हाई क्वालिटी एज हाई वैल्यूज और हमारी संस्कृति के मुताबिक एक संसार। इस समय जम्मू कश्मीर में क्या स्थिति है वीएचपी की, मतलब वीएचपी किस तरह से काम कर रही है, मतलब वीएचपी के साथ कितना लोग जो हैं जुड़ रहे हैं, किस तरह का, क्योंकि आप इससे पहले कार्यकारी अध्यक्ष भी थे जी, तो आप ऑलरेडी काम कर ही रहे थे। जी देखिए, हम ये समझते हैं कि हर वो व्यक्ति जो एक सनातन हिंदू परिवार में पैदा हुआ है वो विश्व हिंदू परिषद का एक सदस्य ही है और इस करके सभी हमारे साथ है। हमारी कोई इस तरह की कोई मेंबरशिप ड्राइव या ये है कि स्पेसिफिक मेंबरशिप, ऐसा कोई हमारा कार्यक्रम नहीं है। हम सब हिंदू और सनातन समाज के हितचिंतक हैं, मैं भी आप भी, और उनमें से कुछ लोग दायित्वपूर्ण ढंग से संगठन योजना के तहत चीजों को कार्यान्वित कर रहे हैं। उनमें से मैं भी एक हूँ, दायित्ववान कार्यकर्ता के रूप में हूँ और जम्मू कश्मीर में तकरीबन सभी स्थानों पर हमारे दायित्ववान कार्यकर्ता हैं। जम्मू प्रोविंस में भी तकरीबन सभी जिलों में और उसके बाद कश्मीर में भी, लद्दाख में भी, सभी जगहों पर हमारे दायित्ववान कार्यकर्ता हैं। बेसिकली एक अकेली हमारी ऐसी यूटी स्टेट है, वाले स्टेट थी जहां पर हिंदूज बेसिकली माइनॉरिटी में जी। ऐसे में क्या चैलेंजेस बढ़ जाते हैं वीएचपी के लिए काम करने के, दिक्कतें क्या आती हैं? हाँ, सबसे बड़ा जो चैलेंज मैं ये कहूं कि जिस पे हमने कंटेस्ट भी करना है, हमने किया भी है, जो रिसेंट में 30-35 साल की बात करूं तो एक बहुत बड़ी घटना यहाँ पर हुई जम्मू कश्मीर में, जब कश्मीर से
हिंदुओं को, क्योंकि वो हिंदू है, इस करके उनको वहां से एक्सोडस करना पड़ा, वहां से उनको निकलना पड़ा। और मेजॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी ने रिलीजियस, जिसको कहते हैं कि एक फेनेटिज्म के तहत हिंदुओं को वहां से निकाल दिया, जो कि एक बड़ी मिनिस्क्यूल मिनॉरिटी में थे वहां पे। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, पहला काम तो ये है। और दूसरा, हमारा जो अगली जनरेशन आ रही है, जो यूथ आ रहा है, उसमें हमारी जो रिलीजियस और कल्चरल वैल्यूज बनी रहे, ये दो काम हमारे मेनली। देखिए, जिस घटना का आपने जिक्र किया, 35 साल उस घटना को हो चुके जी, हैं, 1989 और 90। 35 साल बाद आज आप कैसा देखते हैं कश्मीर की स्थिति को, जम्मू कश्मीर की कुल मिलाकर और कश्मीर खास तौर पर? देखिए, कुछ चीजों पे काफी हद तक कंट्रोल हुआ है। जैसे अगर टेररिज्म के इंसिडेंट्स हैं जो डायरेक्ट हिट कर रहे हैं, जो वायलेंट इंसिडेंट्स हैं, वो बिल्कुल खत्म तो नहीं हुए हैं, लेकिन उसमें एक रिडक्शन आई है नंबर ऑफ इंसिडेंट्स में, उनकी फ्रीक्वेंसी कम हुई। उसके लिए मैं प्रेजेंट जो हमारी केंद्र सरकार है, प्रेजेंट जो राज्यपाल प्रशासन है, और सिक्योरिटी फोर्सेस, जिसमें प्रांत की भी, यूनियन टेरिटरी की पुलिस और केंद्र के जो सुरक्षा बल हैं, भारतीय फौज है, बीएसएफ है, उन सब के जॉइंट प्रयासों से ऐसा हुआ है, और वो सब बधाई के पात्र। आप मानते हैं कि 370 जाने के बाद या जम्मू कश्मीर का यूटी बनने के बाद, जब होम मिनिस्ट्री का पूरा कंट्रोल आया, केंद्र सरकार का कंट्रोल आया, उससे आतंकवाद कम हुआ और कहीं ना कहीं हिंदू सुरक्षित फील करता है? मैं मानता ही क्या हूं, ये आंकड़े ऐसा कह रहे हैं। अच्छा। आंकड़े ऐसा कह रहे हैं, डाटा ये कह रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें ये मानना ही चाहिए, मानना पड़ेगा भी, कि जो पुरानी सरकारें यहाँ पर रही हैं, उनमें बहुत सारे एलिमेंट ऐसे थे जो आतंकवाद को पनाह देते थे। और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद और राज्यपाल उपराज्यपाल प्रशासन के आने के बाद, उन सारे उस तरह के बड़े बड़े सारे एलिमेंट्स के ऊपर मैं समझूंगा कि सख्ती भी बरती गई है, और उनको थोड़ा सा दबाया भी गया और दबाया जाना भी चाहिए। उससे लोगों में जो पीस लविंग पीपल हैं, उनका उत्साह भी बढ़ा है। और ये केवल मात्र ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू समाज का उत्साह है। अब कश्मीर में भी जो मुस्लिम समाज है, जो लोग इस प्रॉस्पेरिटी को एंजॉय कर रहे हैं, जो आज की डेट में वहां देखी जा रही है, उनमें से जो बहुत सारे लोग हैं जिनसे हमारी बातचीत होती है, वो भी इस बात को एक्नॉलेज करते हैं और इस रजीम से खुश भी हैं। ये जो पीस की तरफ जा रही है चीजें, उससे सब लोग खुश हैं। अजय जी, वैसे तो वीएचपी एक जो है नॉन पॉलिटिकल संगठन है, आरएसएस की ही तरह, मगर कहीं ना कहीं क्या वीएचपी बीजेपी के साथ चलता है सपोर्ट में, या अगर कुछ चीजें सरकार या बीजेपी की गलत होती हैं तो आप आवाज भी उठाते हैं? देखो, बीजेपी के साथ या बीजेपी के साथ नहीं, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं जी। विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रहित में चलता है, राष्ट्रहित, समाज हित, ठीक है। और जब इलेक्शन आते हैं, हम ये देखते हैं कि कौन सी पार्टी जो है वो राष्ट्रहित में कार्य कर रही है, कौन सी पार्टी जो है सर्वधर्म सद्भाव की भी बात करती है, कौन सी पार्टी है जो ये देखती है कि अगर कहीं पे हिंदू मिनॉरिटी में है तो हमने उसके ऊपर वायलेंट स्ट्रगल नहीं करनी, हमने मस्जिदों से आवाजें नहीं देनी कि हिंदू यहां से निकल जाए। तो जो लोग राष्ट्रहित की बात करते हैं, समाज हित की बात करते हैं, हम उनके साथ। नॉर्मली जब कभी आप कश्मीर जाते हैं, कुछ मुस्लिम नेता भी मिलने आते हैं, बहुत मिलते हैं? बहुत मिलते हैं, बहुत मिलते हैं। वो क्या सोच रखते हैं वीएचपी के बारे में? देखिए, हिंदू समाज एक नंबर एक सहिष्णु समाज है। दूसरा, हिंदू समाज या हमारा जो एक मूल मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः का है, विश्व के कल्याण का है। हम सबके कल्याण की बात करते हैं, हम केवल अपने कल्याण की बात नहीं करते, और हम सबके सुख की कामना करते हैं। और जो लोग इस बात को समझते हैं, वो हमारे सारे कामों को अप्रिशिएट करते हैं। जब हम कश्मीर में भी अगर लंगर की व्यवस्था करते हैं अमरनाथ यात्रा के समय पे, तो उस वक्त कोई ये नहीं करते कि आइए पहले एंट्री करवाइए, आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं या किसी अन्य धर्म से हैं, तो हमने किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना। वो सेवा का कार्य सबके लिए, तो उस चीज को एक्नॉलेज किया जाता है। देयर आर गुड पीपल आल्सो एंड वी अप्रिशिएट दैट। चाहे आप नॉन पॉलिटिकल संगठन हुए हैं, मगर फिर भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स पर नजर तो रहती है
कि लोग कैसे काम कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में जो नई सरकार बनी है उमर अब्दुल्ला की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार कांग्रेस के साथ, आप कैसे देखते हैं इसको 4 महीने के कार्यकाल को? देखिए, अभी बड़ी जल्दी होगा इस पे टिप्पणी करना, लेकिन मुझे कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि इनके कुछ नेता जो हैं पॉलिटिकल एंड रिलीजियस बायस जैसी बातें कर रहे हैं। छिटपुट खबरें हमें आनी शुरू हो गई हैं, यहाँ से भी, जम्मू प्रोविंस के भी कुछ जगहों से आई है, लेकिन अभी बड़ा प्री मैच्योर होगा उन सारी चीजों को एक्सपोज करना और कहना। लेकिन मैं समझता हूं कि इनके वो नेता, वो ऐसे राजनेता जो कि रिसेंटली इलेक्ट होके आए हैं और उसके बाद अपने व्यक्तिगत द्वेष और उसके तहत अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ राष्ट्र की मुख्यधारा में रहने वाले लोगों को तंग कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा एनसी की तरफ से हो रहा है या मंत्रियों की तरफ से? हाँ, कुछ ना कुछ हो रहा है, ऐसी कुछ बातें हमारे ध्यान में आ रही है। अच्छा, अभी हम स्पेसिफिक इंसिडेंट्स पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ कुछ चीजें हमें कुछ कार्यकर्ताओं ने ऐसा बताया है। तो हालांकि अभी तो इनके पास पावर भी नहीं है इतनी। नहीं, देखो, पावर तो है सारी, उसमें कौन सी चीज नहीं है सारी। जी, वो तो कहते हैं पावर ही नहीं है हमारे पास। देखिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसके पास संविधान की प्रदत्त पावरें हैं, जो जिस एक्ट के तहत ये यूनियन टेरिटरी बनी है, जिस एक्ट के तहत ये गवर्नमेंट बनी है, वो एक्ट उनको कुछ पावर्स भी देता है। आज अगर बिजली की सप्लाई आपके पास, आपने खुद आकलन करना है ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है, तो अगर नहीं आ रही है तो डिस्क्रेडिट जाएगा इनको, अगर ठीक आ रही है तो क्रेडिट जाएगा। पानी आपको ठीक आ रहा है तो इनको क्रेडिट जाएगा, पानी आपको ठीक से नहीं आ रहा तो डिस्क्रेडिट जाएगा। इसी तरह बड़े सारे डिपार्टमेंट है। आज की डेट में टूरिज्म को लेकर के जम्मू प्रोविंस के लोग बहुत सारे खुश नहीं है, और इस सरकार की तरफ से कुछ हो नहीं रहा है। लोग महसूस कर रहे हैं कि ये केवल मात्र एक पर्टिकुलर रीजन के टूरिज्म प्रमोशन की बात कर रही है ये सरकार। ठीक है, जम्मू के लोगों में थोड़ा रोष बढ़ रहा है, काम तो इस इलेक्टेड सरकार का है। मुझे बताएं, सारे डिपार्टमेंट्स पे को तो इन्होंने ही देखना है ना जी। जैसे लगातार उमर अब्दुल्ला बोल रहे हैं कि यूटी से स्टेट वापस आनी चाहिए, एज ए वीएचपी हेड जे&के एंड लद्दाख, आपको लगता है कि सही समय है स्टेट? मुझे फर्क समझ में नहीं आ रहा यूटी और स्टेट में फर्क वापस आने का। जब इलेक्टेड गवर्नमेंट है, एमएलए आपके बन गए हैं, हम तो देख रहे हैं कि पहले से बेहतर है। पहले पंचायत नहीं थी, पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस नहीं थी, ठीक है, वो पिछले इसी रजीम में आई जब केंद्र ने बागडोर अपने हाथ में ली। पहले ये जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स नहीं थी, पहले डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स नहीं थी, डीडीसी और बीडीसी चुनाव तभी हुए। डीडीसी, बीडीसी, कॉर्पोरेशंस, म्युनिसिपैलिटीज, पंचायतें, वो तो अगर अभी भी डिले पड़े हुए हैं पंचायत और कॉर्पोरेशन के इलेक्शन, वो तो अब इनका काम। तो आपको लगता है कि यूटी ही चले तब भी ठीक है? आप मुझे बताएं टेक्निकली क्या फर्क है? नहीं, मेन टेक्निकली क्या, सिर्फ और सिर्फ ये है कि देखो, अतीत का जो इतिहास रहा है वो ये रहा है कि जो लोग यहाँ पर शासन कर रहे थे, उन्हीं लोगों के ऊपर ब्लेम्स आए कि ये बहुत ज्यादा करप्शन में इन्वॉल्व है, उन्हीं लोगों पे ब्लेम्स आए कि बहुत ज्यादा नेपोटिज्म में इन्वॉल्व है, उन्हीं लोगों पे ब्लेम्स आए कि हर कॉन्ट्रैक्ट जो है इनके रिश्तेदारों को जाता है। अगर कोई थोड़ा सा कंट्रोल केंद्र सरकार ने उस चीज को ठीक करने में के लिए अपने हाथ में लिया है तो उसमें तकलीफ क्या है? नहीं, इनको ये है ना कि होम तो है ही नहीं सीएम के पास, और कुछ भी दिक्कत कहीं बुला ही नहीं रहे कहीं। तो इनके लिए अच्छी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी नहीं है, डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है। मगर आपको लगता है, मेरी बात सुन, हाँ, लॉ एंड ऑर्डर की, और जब तक यहाँ शांति नहीं हो जाती, क्योंकि ये इस वक्त जो शांति है वो क्यों शांति है? जम्मू कश्मीर की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां मिल करके एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रही है, और उस कोऑर्डिनेशन को हेड कर रहे हैं एलजी कर रहे हैं, जो होम मिनिस्टर कर रहे हैं ऊपर, जो भी मतलब उसमें शासन तंत्र में जो व्यवस्था है, ठीक है, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि उस तंत्र ने आतंकवाद की घटनाओं में कमी लाई है। आतंकवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, खत्म इस करके नहीं हुआ कि आतंकवाद की थॉट प्रोसेस के लोग अभी सिस्टम में हैं। अच्छा, जब तक वो लोग पूरी तरह से सिस्टम से इरेडिकेट नहीं होते, एक्सपोज नहीं होते या पकड़े नहीं जाते, तब तक ये चीजें चलती रहेंगी। लेकिन कमी आई है, ये हमें एक्नॉलेज करना चाहिए, और ये कमी किस रजीम में आई है, किस सिस्टम के तहत आई है, हमें सबसे पहले उस सिस्टम को कंटिन्यू रखना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की जिस तरह से करीबन 5 साल उन्हें भी हो गए, उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं?
मैं अच्छा देखता हूँ। आपको मैं लगता है बेहतर देखता हूँ। जम्मू का भी भला हुआ है? हाँ, मैं देखता हूँ। मैं ओवरऑल वो तो देखो, लेफ्टिनेंट गवर्नर इस, मैं कहूँ कि सिर्फ चांदनगर जम्मू के हैं या गांधीनगर जम्मू के हैं वैसा या तो ऐसा तो नहीं है, वो पूरे जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के हैं। ठीक है। और मैं जब भी उनकी किसी चीज को देखता हूँ, जब भी उनकी स्पीचेस को सुनता हूँ, जब भी कहीं वो एड्रेस करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो उनके एजेंडा में ओवरऑल डेवलपमेंट है। अच्छा राजेश जी, आप को मैं बहुत समय से जानता हूँ, आप शिवसेना में भी रहे, काफी अग्रेसिव नेता भी हैं। जम्मू की बात करते हैं, वीएचपी से भी लंबा समय आपको हो गया। आप अगर कुल मिलाकर देखा जाए कि जम्मू, जो हम बात करते थे कि जम्मू के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार होता है कश्मीर की तरफ से, उसमें कमी आई है बेसिकली? कुछ हद तक कमी आई है, क्योंकि आप कंपैरिजन कर रहे हो कश्मीर के साथ, कश्मीर की हाँ तरफ से आपका लफ्ज आया कि बिल्कुल कश्मीर। हाँ। देखें, जो इकोसिस्टम में हमारे कश्मीर ओरिजिन के जो लोग हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं स्टेट की यूनियन टेरिटरी की डेवलपमेंट के लिए, मुझे ऐसे लगता है कि क्योंकि वो 70% के आसपास हैं, हिंदू समाज 25-30% के आसपास है, जैसा उनको बड़े भाई का रोल निभाना चाहिए वैसा वो नहीं निभा रहे हैं। और अगर वो ऐसा निभा रहे होते तो कश्मीर से हिंदुओं को, सिखों को, जैनियों को उस तरह से भाग करके नहीं आना पड़ता। कश्मीर में अभी भी ऐसा नहीं होता कि एक स्कूल में टेररिस्ट जाते हैं, आपका नाम क्या है, स्कूल टीचर को पूछते हैं और वो अपना नाम बताती है कि मैं फलां हूं, और साथ में लिखती है मैं कौर हूं। वो सिख लेडी थी और इस करके उसको गोली मार दी जाती है। या एक केमिस्ट वहां पर इनको दवाई बेच रहा है और शायद लाल दर्द हॉस्पिटल है उसके बाहर, और क्योंकि वो कश्मीरी हिंदू है, तो इस करके उसको गोली मार दी जाती है। ऐसे इंसिडेंट्स वहां नहीं होते। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे इंसिडेंट्स के बाद वहां के मुस्लिम समाज को जितना खुल करके सामने आना चाहिए उतना नहीं आता। अभी 2 दिन पहले वहां पे आपके अखनूर सेक्टर में हमारे एक कैप्टन और एक अन्य फौज के अधिकारी की आईईडी ब्लास्ट में बलिदान हो गया, शहादत हो गई। मुझे अफसोस है कि अगर आप कहें कि अगर मैं हिंदू मुस्लिम उस पर डिवाइड करूं, तो किसी मुस्लिम तंजीम ने उसकी बदसा नहीं की। हम लोग बहुत शौक में हैं कि जब उनके जो पार्थिव शरीर है उनके घरों में गए होंगे तो उन परिवारों ने क्या महसूस किया होगा, उन शहरों ने क्या महसूस किया होगा, वहां पर कितना रोष हुआ होगा। ठीक है। और हम अपने आप को हेल्पलेस पाते। हम उन सभी जांबाजों को बहुत बहुत सलाम करते हैं जो यहाँ पर अपना बलिदान दे रहे हैं। लेकिन सुरक्षित है ऐसे में जम्मू में, आप मानते हैं जम्मू कश्मीर में? देखिए, मैं कोई पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहता, ये कहूं कि हम असुरक्षित हैं। हम सुरक्षित हैं और हिंदू एक बहादुर कौम है। ऐसा नहीं है कि आपने वहां से एक बार भगा दिया तो दूसरी बार भी हम वहां से भाग जाएंगे। नहीं, विल फाइट बैक। और हमारी यही मातृभूमि है, अपनी जन्मभूमि को कोई छोड़ते नहीं है। और मैं समझता हूं कि कश्मीरी पंडित भाइयों ने भी बड़ा जुझारूपन दिखाया उस वक्त के हालात के मुताबिक। अगर वहां से उठ करके वो बाहर भी आ गए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने मकानों को वहां रिस्टोर कर रहे हैं, अपने कामों को वहां रिस्टोर कर रहे हैं, उन्होंने जाना शुरू किया है। वी हैव टू फाइट बैक। हम टेररिज्म के आगे सरेंडर नहीं कर सकते। आपने एक बात रखी थी अपने शुरू में, आपने कहा कि बीएचपी का काम रहता है कि जो अपने समाज के युवा हैं, युवा वर्ग है, उसे भी थोड़ी अवेयरनेस दी जाए, उसे शिक्षित किया जाए जी। तो आपको क्या लगता है कि इस समय हिंदू समाज का, जो जिसको हम जेन जी कह के बुला रहे हैं कि भाई जनरेशन जेड है, ये बहुत शार्प है, सोशल मीडिया पे रहने वाले जो 20 से 30 साल के बच्चे, क्या ये बच्चा परिपक्व हो रहे हैं या कहीं भटके हुए हैं? कैसे मानते हैं आप? देखें, ये दोनों तरह की चीजें। पहली बात तो ये है कि मैं आपसे पूरा सहमत हूं कि अगली जो हमारी जनरेशन है, जो यूथ है, वो हमसे ज्यादा शार्प भी है, सियाना भी है और जल्दी चीजों को ग्रैस्प भी करता है। ठीक है। उनकी एबिलिटी के ऊपर आप डाउट नहीं कर सकते। एंड कंट्री हैज टू राइड ऑन द टैलेंट, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात यह है कि क्योंकि परिवार थोड़े छोटे होते जा रहे हैं, ह्यूमन इंटरेक्शंस विद इन द फैमिली कम होती जा रही है, और कैरियर और उसके बाद जो
स्ट्रेस ऑफ कंपटीशन है, वो कई बार यूथ को अपनी बेसिक कल्चर और संस्कृति से थोड़ा थोड़ा दूर कर देता है, क्योंकि वो टाइम मैनेजमेंट हो नहीं पाती। तो उस दिशा में हम परिवारों में भी और समाज में भी ये प्रयास करते हैं कि यूथ अपनी फैमिलीज के साथ, अपने संस्कारों के साथ जुड़ा रहे। और अगर कहीं उसको लगता है कि, या हमें लगता है, या परिवारों को लगता है कि कहीं अटेंशन डाइवर्ट हो रही है यूथ की, या किसी कई बीमारियां भी समाज में आ रही हैं, बिल्कुल हैं, और उन बीमारियों की तरफ कोई उनको गलत एलिमेंट उनकी अटेंशन को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो फैमिलीज शुड टेक ओवर। बहुत बार ये चीजें निकल कर आती हैं देश में कि जो हिंदू संगठन है वो लगातार समाज से कहते हैं कि परिवारों को छोटा मत करिए, परिवारों को बढ़ाइए, यानी कि एक से एक बच्चों पे आज हम परिवार सीमित कर चुके हैं, 2 से 3 बच्चे हों, ज्यादा बच्चे हों। आप किस तरह देखते हैं इस चीज को, खासतौर पे जम्मू कश्मीर में? देखें, ये चीज हमें माननी पड़ेगी कि मैं एक डेटा पढ़ रहा था कि जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसको अगर हमने मेंटेन रखना है तो पर कपल 2.1 चिल्ड्रन एवरेज होना चाहिए। 2 से ज्यादा ही हो, 2 से ज्यादा होनी चाहिए, 2.1 की एवरेज। जिस हिसाब से अगर हम पॉपुलेशन को इसी पॉइंट पे मेंटेन करें, लेकिन अभी जो आंकड़े आ रहे हैं, आंकड़े इस तरह से हैं कि अगर 1947 के टाइम पे जो पॉपुलेशन थी और उसकी जो परसेंटेज थी, उस परसेंटेज में अगर मैं हिंदू, सिख, मुस्लिम, जैन इन सब को देखूं कंपैरिजन में, तो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन जो है वो अगर 1947 में 10 या 12% थी, तो आज उठ करके वो 20% के आसपास हो गई है। ठीक है। और हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन इनकी पॉपुलेशन जो थी वो 88% के आसपास थी, वो कम होके 80% के आसपास या 82% के पास आ गई है। तो इसका मतलब क्या है कि कंपैरेटिव ग्रोथ ऑफ 10% पॉपुलेशन, वो ग्रोथ रेट डबल हो गया, वो 18-19% पे आ गई। और जो 88-90% वाला सेक्शन था उसकी माइनस में ग्रोथ रेट आई और वो 80% के आसपास पहुंच गई। जो मैं आपको बता रहा हूं कि 2.1% के हिसाब से हर फैमिली में 2.1 चिल्ड्रन के हिसाब से अगर एवरेज बच्चे होंगे तो उतना नंबर वो मेंटेन करेंगे। ठीक है। जो आंकड़े कहते हैं वो है कि 2.1 की जगह ये 1.9 पे आ गए हैं, इस करके नेगेटिव ग्रोथ आ रही है। तो आप और जो दूसरे जो है जी, स्पेशली जो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है, उन परिवारों में बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। और ये चीज सिर्फ आंकड़ों से नहीं है, आप अपने आसपास में भी उस ढंग से देखिए, आप अपने आसपास में भी देखिए। तो इस करके किसी भी जिसको कहते हैं कि सामाजिक परिवेश में जनसंख्या को मेंटेन करने के लिए उस ढंग से रीबर्थ और बच्चों की आयु, शादी की ठीक टाइम पे शादी हो, ठीक टाइम पे बच्चे हों और कितने बच्चे हों, इस विषय को आज खुल करके डिस्कस करने का समय। आप लोग करते हैं समाज से ऐसी चीजें, ऐसी मुहिम चलाई जाती है? ऐसी मुहिम हमने शुरू की, ऐसी मुहिम हमने शुरू की है। ये पहले नहीं चलाई जा रही थी, लेकिन ऐसी मुहिम हमने शुरू की है। तो आपको लगता है कि गांव से ज्यादा शहरों में लोगों को ज्यादा अवेयर करने की जरूरत है? सभी जगहों पे, सभी जगहों पे ऐसा नहीं है। देखिए, अभी जो है सो फार एज द एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज कंसर्न, अब सारी जगह एट पार हो गई हैं। अब इंटरनेट का जमाना है और इंस्टेंटली इंफॉर्मेशन जितनी मेरे पास आ रही है, जिस वक्त मेरे पास आ रही है, उसी वक्त मेट्रो में भी आ रही है, किसी बड़े मेट्रो शहर में भी आ रही है। और उसी वक्त अगर आप कोई रिमोट गांव कहें तो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर, वहां पे भी जो रहने वाला है, जिसके पास इंटरनेट एक्सेस है, उसको भी आ रही है। एजुकेशन का स्तर बढ़ रहा है, लिविंग स्टैंडर्ड्स सबके बढ़ रहे हैं, यह बात हमें माननी चाहिए अक्रॉस द कम्युनिटीज। ठीक है, अक्रॉस द वेरियस इनकम ग्रुप्स। तो अब ये सारी जो चीजें हैं कि हमारा एग्जिस्टेंस, हमारा वजूद अगर बना के रखना है, तो इन सब चीजों पे भी हमें ख्याल। राजेश जी, बहुत सही आपने कहा। और दूसरी बात यह है कि जैसे आपने पहले कहा कि आज का युवा वाकई भी बड़ा परिपक्व हुआ है, वो बड़ा फॉरवर्ड है, हर चीज को समझता है। मगर कहीं ना कहीं एक इंसिडेंट अभी हाल ही में हुआ और पूरा देश उस पर बात भी कर रहा है। आपकी भी मैं राय जानना चाहूंगा कि
रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना जैसे लोग हाँ। जो कुछ भी बोल रहे हैं, और हमारे समाज में हमारी हमारी भारतीय संस्कृति जहां माता पिता को भगवान के बाद माना जाता है या कई जगह तो उनसे पहले, उनके ऊपर इतना अभद्र टिप्पणी करना, इतना भद्दा बोलना, ऐसे यूथ को या ऐसे लोगों को कैसे देखते हैं आप? मुझे लगता है ये समाज के ऊपर दाग है। स्थानीय वहां की पुलिस ने संज्ञान भी लिया है, एफआईआर भी रजिस्टर हुई है। उस शो में जो लोग थे, पुलिस शायद उनको समन भी कर रही है। और मेरा व्यक्तिगत आग्रह तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज से और जो कानून बनाने वाली संस्थाएं हैं उनसे ये रहेगा कि इस तरह की असामाजिक अभद्र टिप्पणियां और ये अनैतिक कार्य की क्षेत्र में श्रेणी में ही आता है, इस पे सजाएं थोड़ी सख्त होनी चाहिए और स्पीडी ट्रायल हो जाए। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी समय रैना का परिवार जम्मू कश्मीर से था, लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि ऐसे एलिमेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, आपको लगता है? मुझे पता नहीं किसका परिवार कहाँ से है, लेकिन गलत कोई भी है, वो चाहे जम्मू से है, चाहे बाहर से है, चाहे किसी और नगर से है, गलत गलत है और ठीक ठीक है। उसमें गलत को सपोर्ट करने का किसी का सवाल नहीं पैदा होता। मैं नहीं जानता समय रैना कौन है, दूसरा कौन है जी। तो मैंने भी मीडिया के माध्यम से ही ये सारी चीज देखी है। देख करके मुझे शर्मिंदगी हुई कि भारतवर्ष में इस तरह के लोग रहते हैं। बाकी तो छोड़ दीजिए, उन व्यक्तियों के माता पिता भी क्या सोचते होंगे कि हमने कैसी औलाद पैदा की है जी। उनके बहन भाई क्या सोचते होंगे, उनके परिवारों के अन्य सदस्य क्या सोचते होंगे, उनके क्लास फेलोज क्या सोचते होंगे। और एक ट्रेंड चल पड़ा है कुछ लोगों में कि पहले गलत बात करनी, बाद में माफी मांग लेनी। मुझे लगता है कि इस चीजों पे आप माफी मांगने के काबिल नहीं है। जो कानून इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसियां हैं, सख्त कार्रवाई उनको करनी आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, यूज करते हैं? रीजनेबली। कितना जरूरी है आज के समय में सोशल मीडिया, वो क्या मानते हैं आप? देखिए, अभी शेयरिंग इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी, और लेकिन इंटेलिजेंस, ओवर इंटेलिजेंस ठीक नहीं, ओवर इंटेलिजेंस ठीक नहीं है। एवरीथिंग हैज टू बी डन टू अ रीजनेबल एक्सटेंट ओनली, जितनी आपको जरूरत है। बीजेपी के साथ मैंने पहले भी पूछा समन में, तो आपने कहा कि बीजेपी तो पॉलिटिकल पार्टी है, आप नॉन पॉलिटिकल हैं। बीजेपी चाहे अपोजिशन में है जम्मू कश्मीर में, मगर बीजेपी के विधायक जो नए बने हैं, जिस तरह से कामकाज हो रहा है, आपको लगता है कि जम्मू में तो मैक्सिमम 29 उनके जीते, अब तो चलो 28 रह गए, वो कामकाज ठीक कर रहे हैं? आपके पास भी लोगों से बातचीत होती होगी। देखिए, ऐसा मेरा कोई बड़ा डिटेल में आकलन करना ठीक नहीं है, लेकिन एक बात से मैं सहमत हूं कि आइडियोलॉजिकली जो राष्ट्रवाद की बात वो करते हैं और राष्ट्रवाद के नाम पे, प्रखर राष्ट्रवाद के नाम पे वो खड़े होते हैं, तो हम आइडियोलॉजिकली उनको अपने नजदीक पाते हैं। ठीक है। और जैसे मैंने कहा, आपने गवर्नमेंट की बात की, मैं 4 महीने में मैं क्या आकलन करूं किसी का, लेकिन कुछ ना कुछ उन्होंने काम किए हैं, तभी जम्मू के लोगों ने एब्सोल्यूट उनको वोट दिए हैं। तो जितना काम किया है, जितने उन्होंने वोट लिए हैं, और हमें ये मानना चाहिए कि चाहे उन्होंने कम सीटें ली हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा वोट उन्होंने लिया है परसेंटेज वाइज। और उससे और भी बड़ी बात है कि अगर 90 में से 29 सीटें आई हैं, तो 29 सीट्स लेके वो वोट परसेंटेज सबसे ज्यादा ले रहे हैं। तो अगर कोई पैमाना कुछ और होता कि किसको कितने वोट मिले हैं, तो रूलिंग पार्टी तो वो ही होते। तो इस करके आकलन का समय 5 साल के बाद। चलते चलते एक आखिरी सवाल की, जब बीजेपी अभी सीट्स दी जा रही थी, चुनाव हो रहे थे, आपका भी नाम बहुत ज्यादा निकल के मीडिया में आया था कि शायद राजेश जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको ऑफर किया गया था या कुछ बात थी इसके अंदर? ऐसा है कि बहुत सारे लोग, मित्र, दोस्त, किसी को लगता है कि ये उस भूमिका में हो सकता है फिट बैठता है, तो अपनी तरफ से कईयों को लगता है कौन कहाँ पे फिट बैठ सकता है, और इस करके लोग बात करते हैं। लेकिन विश्व हिंदू परिषद में कार्य करने की भूमिका मैंने स्वयं चुनी जी। मैं राजनीतिक दल में ही था, अच्छी पोजीशन पे था, लेकिन मुझे लगा कि मेरा कप ऑफ टी ये नहीं है, ये है, और जहां पे मेरा टेस्ट है मैं वहां पे बेहतर काम कर सकता हूं, और मैं वो काम कर रहा हूं। राजनीति बहुत अच्छा क्षेत्र है, लेकिन जो लोग इस वक्त वहां पे हैं और जम्मू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो भी बड़ी परफेक्शन के साथ काम कर रहे हैं। ऑफर आया था आपको वैसे या नहीं पार्टी से?
ऐसा बातें होती हैं, इसमें कोई इसको ये कहें कि कई चीजें अभी डिस्कस होती हैं, अभी नहीं होती, खत्म होता। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा विचार था, लेकिन वो, और हमारी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं, तो चलिए, अब तो आप हमारी तरफ से। पूर्ण अध्यक्ष हो गए जम्मू कश्मीर लद्दाख के बीएचपी के, और बीएचपी में ही अब लंबा काम करेंगे। हाँ, पहले भी तो उसी में फिलहाल करते हैं। क्या अभी प्लानिंग है कि इस समय बीएचपी को कुछ पद, जो कार्यक्रम हैं उनको आगे लेके जाना है, और खंड प्रखंड तक विश्व हिंदू परिषद के दायित्ववान कार्यकर्ताओं की एक फौज खड़ी हो, और मैं पहले भी इसी काम का हिस्सा था, बिल्कुल। और जिनके मार्गदर्शन में मैं कार्य कर रहा था, उन लोगों ने भी, सबने बहुत अच्छे काम किए हैं, और आगे इस काम को और बेहतर ढंग से आगे लेकर के जाना है, यही है हमारा। चलिए, बहुत धन्यवाद धन्यवाद। समय देने के लिए। तो ये थे राजेश गुप्ता, बीएचपी के जम्मू कश्मीर और लद्दाख के प्रदेश अध्यक्ष हम कह सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर लद्दाख जब प्रदेश था तो उस समय पूरा एक प्रॉपर प्रेसिडेंट रहा करते थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि विश्व हिंदू परिषद की पूरी नजर रहती है कि कामकाज कैसे कर रही है सरकारें, मगर क्योंकि ये नॉन पॉलिटिकल संगठन है, और खास तौर पे तो नजर इसी बात पर रहेगी कि विश्व हिंदू परिषद हिंदू के जो भले और उनके संगठन के हिसाब से काम करे। धन्यवाद।